नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा है मेरे चैनल पर मानव जनन के अंतर्गत नर और मादा जनन अंग वाला वीडियो आप लोगों ने जरूर देख लिया होगा। आइए चलते हैं आगे की टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे युग्मक जनन। मानव में युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। मानव में युग्मक जो है दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। युग्मक जनन की क्रिया कहाँ संपन्न होगी? जननों में संपन्न होती है। नर में जो है प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? वृषण होता है, टेस्टिस होता है। तो नर युग्मक टेस्टिस में या वृषण में बनते हैं। वृषण में क्या बनता है? नर युग्मक बनता है शुक्राणु। ठीक है, नर युग्मक जो है उसका नाम है शुक्राणु, जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं। यह बनता है वृषण या टेस्टिस में। और मादा युग्मक जो है जिसे हम लोग बोलते हैं अंडाणु, ओवम, और यह बनता है अंडाशय में। नर जनन अंग और मादा जनन अंग में हमने वृषण और अंडाशय के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग, नर में प्राथमिक जनन अंग होता है वृषण, टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर बनता है शुक्राणु, और शुक्राणु बनने की क्रिया को ही हम लोग कहते हैं शुक्राणु जनन। ठीक है, और मादा में, मादा के अंडाशय में, ओरी में बनता है अंडाणु, जिसे हम लोग बोलते हैं अंडाणु जनन। ठीक है, इस प्रकार से मानव में दो प्रकार के युग्मक होते हैं, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। शुक्राणु कहाँ बनती हैं? वृषण में, और इस क्रिया को कहते हैं शुक्राणु जनन। मादा युग्मक कहाँ बनता है? अंडाशय में बनता है, ओरी में बनता है। मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु, और अंडाणु बनने की क्रिया को ही कहते हैं अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। आइए हम लोग पढ़ते हैं शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। शुक्राणु जनन क्या है, अंडाणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में क्या क्या समानताएं होती है और क्या क्या अंतर होता है, हर साल ये पूछा जाता है। आइए देखते हैं शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया टेस्टिस के या वृषण के शुक्राणु जनन नलिका में संपन्न होती है। शुक्राणु जनन की क्रिया जो है वृषण के अंदर एक नलिका पाई जाती है, जिसके हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बोलते हैं या शुक्राणु जनन नलिका कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु जनन नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। वृषण के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल या शुक्राणु जनन नलिका पाया जाता है। इस नलिका के अंदर ही शुक्राणु जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो इसमें जो है सेमिनिफेरस जो ट्यूबुल होता है उसके चारों ओर जो है एक कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, जिसमें ब्लड कैपिलरीज होता है, नर्व फाइबर्स होते हैं। एक नलिका होती है। नलिका के अंदर जो है, अंदर की जो लाइनिंग्स है, यहाँ पर शुक्राणु जनन नलिका के केवल एक छोटे से हिस्से, एक छोटे से भाग को ही दिखाया गया है। ठीक है, इसके अंदर जो है शुक्राणु जनन नलिका के अंदर की जो लाइनिंग होती है वह जर्मिनल इपिथेलियम की बनी रहती है, मतलब प्राथमिक जनन कोशिकाओं की बनी रहती है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? प्राथमिक जनन कोशिकाएं हैं। यही कोशिकाएं जो है अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा विभाजित होती है और स्पर्मेटिड या शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ये जो है आप अलग अलग अवस्थाओं में, विभाजन की अलग अलग अवस्थाओं में यहाँ पे प्राइमरी जर्म सेल्स को देख रहे हैं, प्राथमिक जर्म कोशिकाओं को देख रहे हैं। ये जो है सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं। सर्टोली सेल्स जो है ऐसी कोशिकाएं होती है जो कि डेवलपिंग जो स्पर्म होता है, स्पर्मेटोजोअस जो होते हैं, इनको पोषण प्रदान करता है। कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं सर्टोली सेल्स का क्या कार्य होता है। तो सर्टोली सेल्स क्या है? डेवलपिंग या विकसित होने वाले शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या है? ये जो है देखिए, ये अलग अलग स्पर्मेटोजोअस हैं, ये स्पर्मेटोजोअस हैं। ये जो है स्पर्मेटिड कोशिकाएं हैं,
ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज है, ये जो है स्पर्मेटोगोनिया है। ये जो है यहाँ पे स्पर्मेटिड जो है शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर की संरचना का एक छोटा सा भाग है। ठीक है, इसी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर शुक्राणु जो है अलग अलग अवस्थाओं में विकसित होते रहते हैं और ये मैच्योर होते रहते हैं। आइए अब हम देखते हैं शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया। शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है गुणन अवस्था, दूसरा है वृद्धि अवस्था और तीसरी है परिपक्वन अवस्था। ठीक है, शुक्राणु जनन में 3 अवस्थाएं होती है। पहला है गुणन प्रवस्था जिसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, फिर वृद्धि अवस्था होती है, उसके बाद होता है परिपक्वन अवस्था। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पहला अवस्था गुणन अवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। पहला अवस्था मल्टीप्लिकेशन फेज में ये जो शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ हो रही है, वृष्ण के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर होता है। ठीक है, शुक्राणु जनन नलिका के अंदर होते हैं। जो शुक्राणु जनन नलिका की अंदर की जो लाइनिंग होती है उसमें बहुत सारे प्राथमिक जनन कोशिकाएं पाई जाती है, प्राइमरी जर्म सेल्स पाई जाती हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या जो यहाँ पे डबल होता है जिसको डिप्लॉइड कहते हैं। 2x यानी कि गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। इसको कहीं कहीं 2n भी लिखते हैं। ठीक है, तो यह जो है लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा पहले अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। प्राइमरी जर्म सेल्स डिवाइड होता है और यहाँ पे यह 2 स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करता है। ये स्पर्मेटोगोनिया पुनः समसूत्री विभाजन से अपनी संख्या बढ़ाता है और अपने संख्या में वृद्धि करते हैं, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी जर्म सेल्स जो है लगातार शुरू में समसूत्री विभाजन करते हैं और अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। प्राइमरी जर्म सेल डिवाइड होकर के बनाते हैं बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इसके बाद ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, प्राइमरी जर्म सेल बार बार डिवाइड होता है और ये स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है दूसरी अवस्था जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रोथ या वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था में ये जो स्पर्मेटोजुआ बना हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया बना हुआ है, इसका आकार बढ़ जाता है। ये देखिए, ये छोटा है और इसका क्या हुआ, आकार ग्रोथ होता है, यहाँ पे वृद्धि होता है। ये छोटा है और ये बड़ा हो गया ना, तो ये क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ग्रोथ अवस्था में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया का आकार बढ़ता है, इसमें आकार में वृद्धि होती है, आयतन में वृद्धि होती है। आकार में बढ़ने को ही हम लोग ग्रोथ फेज कहते हैं। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया बने हुए हैं उसका आकार बढ़ जाता है और यह कहलाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब हम इसे कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद आता है तीसरी अवस्था जिसे हम लोग बोलते हैं मैचुरेशन। तीसरी अवस्था आती है मैचुरेशन। मैचुरेशन जो फेज होता है इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन की वजह से गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ये 2x जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला जो डिवीजन होता है वह रिडक्शन डिवीजन होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में पहला मैचुरेशन डिवीजन होता है जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और ये कोशिकाएं हैप्लॉइड लिखा हुआ है, देखिए ये हैप्लॉइड कहलाती है, मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी ही रहती है, ये आधी रहेगी। ठीक है, इसके बाद आधी गुणसूत्र जो है नर युग्मक ले जाता है और आधा मादा युग्मक ले जाता है। जब निषेचन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या पुनः डिप्लॉइड या 2x हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जो है आधे गुणसूत्र जो है पिता से मिलता है और आधे गुणसूत्र माता से मिलता है, और ये जब ये दोनों मिलते हैं तो मिलने क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन से गुणसूत्रों की संख्या जो है पुनः समान हो जाती है।
ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला जो विभाजन होता है वह रिडक्शन होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसके बाद ये जो अर्धसूत्री जो है, जो कोशिकाएं होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी है, हैप्लॉइड है, यह पुनः डिवाइड होती है। सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है। सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन के बाद इनकी संख्या जो है 2 से 4 हो जाती है और ये कहलाते हैं स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड है, ये 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। फिर ये स्पर्मेटिड जो है इसमें कायांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इसमें आकार जो है यह गोल था, यह इसका आकार बदल जाता है। हेड, मिडिल पीस और टेल में रूप जो है इसका आकार बदल जाता है, इसको बोलते हैं कायांतरण। ये जो बने हैं यह कहलाते हैं स्पर्म या फिर शुक्राणु। आइए देखते हैं हम लोग एक परिपक्व शुक्राणु की संरचना। एक जो परिपक्व शुक्राणु है वह कुछ उसके कुल 3 भाग होते हैं। एक होता है हेड और एक होता है मिडिल पीस और एक लंबा सा टेल होता है, एक पूंछ होती है लंबी सी। हेड जो है उसके सामने की ओर यहां ऊपर में एक भाग होता है, जिसे बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्रकीर्णक या फिर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि अंडाणु में छिद्र करने के लिए इसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि अंडाणु के बाहरी जो मेम्ब्रेन होता है उसको यह गला देता है, पचा देता है और इस तरह से इसका जो बड़ा केंद्रक जो होता है वह अंडाणु के अंदर प्रवेश कर पाता है। अंडाणु के ऊपरी भाग में क्या रहता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि अंडाणु में प्रवेश करने के लिए अति आवश्यक होता है, अंडाणु के मेम्ब्रेन में छिद्र करने के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद ये होता है हेड के अंदर ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद नीचे की ओर होता है एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है जहां से ये मिडिल पीस जुड़ा हुआ रहता है। ये मिडिल पीस है। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल पाए जाते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसी की सहायता से जो स्पर्म है वह तैरता है। ठीक है, आइए देखते हैं नीचे की भाग। नीचे जो है एक लंबा सा टेल पाया जाता है। इस टेल की मदद से स्पर्म जो है वह गति करता है। स्पर्म जो है छोटा होता है और गतिशील होता है। मिडिल पीस से बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो कि इसे एनर्जी प्रदान करते हैं, जिसकी मदद से यह गति करता है। यह है एक परिपक्व शुक्राणु की संरचना। आइए अब हम लोग देखते हैं अंडाणु जनन। अंडाणु जनन के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है और ये क्रिया कहां संपन्न होती है? ओरी में, अंडाशय के अंदर संपन्न होती है। अंडाणु जनन में भी 3 अवस्थाएं होती है। पहला है गुणन अवस्था, दूसरा है वृद्धि अवस्था और तीसरा है परिपक्वन अवस्था। सबसे पहले देखते हैं गुणन अवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज जो है इसमें जो है अंडाशय के जो आंतरिक जो दीवार होती है उसमें बहुत सारे प्राइमरी जर्म सेल्स पाए जाते हैं। ये जो प्राइमरी जर्म सेल्स जो होते हैं वह लगातार शुरू में वह समसूत्री विभाजन से विभाजित होती है और ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो प्राइमरी जर्म सेल्स जो होते हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल होता है, 2x डिप्लॉयड होती है। यह शुरू में यह समसूत्री विभाजन से अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। तो 2x जो डिवाइड होता है और पुनः जो है प्राइमरी जर्म सेल डिवाइड होकर के बनाते हैं उगोनिया। उगोनिया जो है, यह उगोनिया जो है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? डबल होती है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है। प्राइमरी जर्म सेल डिवाइड होकर के बनाता है उगोनिया। ये उगोनिया पुनः डिवाइड होती हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये उगोनिया जो है डिवाइड होकर के अपनी संख्या में लगातार ये बढ़ोतरी करते हैं।
इसके बाद आती है वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था में क्या होता है, उगोनिया जो बना हुआ है, उगोनिया इसका आकार बढ़ता है, इसमें भोज्य पदार्थ जमा होते हैं। भोज्य पदार्थ जमा होने की वजह से इनका जो है आकार में बढ़ोतरी होती है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ होना, बढ़ोतरी होना। उगोनिया छोटा है और ये प्राइमरी oocyte क्या हुआ, ये बड़ा हो गया। ये वृद्धि अवस्था में क्या होता है, oocyte जो है उसमें भोज्य पदार्थ जमा होते हैं, जिसकी वजह से उगोनिया का आकार बढ़ जाता है और यह अब कहलाता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, यह प्राइमरी oocyte है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2x होती है। इसके बाद आती है तीसरी अवस्था, जिसे हम लोग कहते हैं मैचुरेशन फेज, कायांतरण अवस्था। मैचुरेशन फेज, जो मैचुरेशन फेज होता है या तीसरी अवस्था होती है, इसमें प्राइमरी oocyte जो होता है, इसमें फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होता है। फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होता है जो कि रिडक्शन डिवीजन होता है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है, आधी हो जाती है। 2x प्राइमरी oocyte में पहला मैचुरेशन डिवीजन की वजह से, अर्धसूत्रीय विभाजन की वजह से गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और यह कोशिकाएं यहाँ पे हैप्लॉइड हो जाती है। यहाँ पे 2x था, अब डिवाइड होने के बाद इसमें क्या हुआ, डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह गई। अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। यहाँ पे 2x है, प्राइमरी oocyte में 2x है और डिवाइड होने के बाद इसमें क्या हुआ, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह गई। तो इसमें यहाँ पे देखिए, एक जो है प्राइमरी oocyte में डिवीजन जब होता है तो जो भोज्य पदार्थ है केवल एक ही कोशिका में ट्रांसफर होता है और भोज्य पदार्थ दूसरे में भोज्य पदार्थ नहीं होता। तो जिसमें भोज्य पदार्थ रहता है यही आगे जाकर के ओवम का निर्माण करता है और जिसमें भोज्य पदार्थ नहीं रहता उसको हम लोग ध्रुवी काय कहते हैं या फिर पोलर बॉडी कहते हैं। ये पोलर बॉडी या बार बॉडी कहते हैं, कहीं कहीं इसे बार बॉडी या फिर ध्रुवी काय कहा गया है। ये पोलर बॉडी या ध्रुवी काय या बार बॉडी जो है ये नष्ट हो जाती है, यह ओवम के निर्माण में भाग नहीं लेता। ठीक है, प्राइमरी oocyte इसमें फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन हुआ और यह हैप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसके बाद सेकंड मैचुरेशन डिवीजन होता है। सेकंड मैचुरेशन डिवीजन से पुनः जो है सेकंड मैचुरेशन डिवीजन अनइक्वल होता है, असमान होता है। सारे भोज्य पदार्थ एक कोशिका में जाता है और जिसमें भोज्य पदार्थ रहता है वही ओवम का निर्माण करता है और जिसमें भोज्य पदार्थ नहीं रहता वह बार बॉडी बनाती है या ध्रुविका या पोलर बॉडी का निर्माण करती है। इस तरह से हम यह देखते हैं कि एक प्राइमरी oocyte जो है यहां पर केवल एक ओवम का निर्माण करता है, जबकि शुक्राणु जनन में क्या था, शुक्राणु जनन में ऐसा नहीं था। शुक्राणु जनन में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बन रहे थे, जबकि अंडाणु जनन में क्या हुआ, एक प्राइमरी oocyte से केवल एक ही ओवम बनता है और 3 जो है बार बॉडी बनते हैं, बार बॉडी निकलते हैं। ठीक है, प्राइमरी oocyte जो है डिवाइड होकर के केवल एक ओवम का निर्माण करता है और 3 बार बॉडी बाहर निकलता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं एक परिपक्व जो अंडाणु है उसकी संरचना कैसी होती है। ये एक परिपक्व अंडाणु की संरचना है। इसमें ये बीच में एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म रहता है। अंडाणु के साइटोप्लाज्म को ऊप्लाज्म कहते हैं, ऊप्लाज्म कहते हैं इसको। ऊप्लाज्म के चारों ओर एक विटेलाइन मेम्ब्रेन रहता है। विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है इसके चारों ओर ये कोशिकाएं रहती है जिसे हम लोग बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ये जोना पेल्यूसिडा जो है ये रेक्टेंगुलर शेप में ये एक पूरा गोल घेरा बना हुआ रहता है। ये उसके बाहर की ओर कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं पाई जाती है। कोरोना रेडिएटा को ही हम लोग फॉलिकल सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो जोना पेल्यूसिडा है ये कोशिकाएं जो रहती है ये आपस में डेस्मोसोम्स के द्वारा एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। यही फॉलिकल सेल्स जो है 2 लेयर्स होती है। इसी फॉलिकल सेल्स को पेनिट्रेट करने के लिए शुक्राणु में, एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम या पाचक रस पाए जाते हैं। यह है एक परिपक्व अंडाणु। इस तरह आज हमने पढ़ा शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, शुक्राणु की संरचना और अंडाणु की संरचना। इसे बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए।
मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।